अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 516 का लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 25 है आपके पास राइटिंग स्किल, यानी कि हम लोग लेक्चर नंबर 5 के एंड तक रीडिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने देखा कि ओरल रीडिंग क्या होती है, उसमें अगर हम बात करते हैं इमेजिनेशन की तो वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, यानी कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक बच्चे के अंदर बेहतरीन राइटिंग स्किल्स। राइटिंग जो होती है वो आप इनकरेज कर सकते हो थ्रू क्रिएटिविटी। अगर हम बात करें स्किल ऑफ क्रिएटिंग की तो हमारे सामने आता है कि बच्चे का सोशल बैकग्राउंड क्या है। टीचर को पता होना चाहिए कि जो चिल्ड्रन है वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, उससे उसके पास कितने क्रिएटिविटी के स्किल्स मौजूद होंगे। टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह बच्चे को ग्रामर सिखानी है, किस तरह स्पेलिंग उसे इतने बेहतरीन करके बताने हैं कि उसके इमेजिनेशन में सेट हो जाए। स्टूडेंट का भी होता है कि स्टूडेंट को टीचर जो होती है ना, जब उसे सिखा रही होती है क्रिएटिव स्किल्स या क्रिएटिव आइडियाज़ बता रही होती है तो क्या काम होता है कि बच्चे को टीचर कहे कि आप नोट करो हर चीज़। अब जो वो चीज़ें उसने नोट की, जो पॉइंट्स उसने नोट किए, उनके थ्रू उन्हें मिलाकर उसके पास एक नया आइडिया बन गया। तो टीचर का काम है कि जब स्टूडेंट उसे वो आइडिया बताए तो वो उसे अप्रिशिएट करे, ना कि डिस्करेज करे। अगर टीचर अप्रिशिएट करती है तो बच्चे के अंदर एक बेहतरीन राइटिंग स्किल्स बन सकती हैं। ये टॉपिक नंबर 26 में अब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर ग्रामर और वोकैबुलरी का। अभी तक हमने देखा कि स्टूडेंट के अंदर टीचर एक हैबिट डेवलप करती है, उसे बताती है कि आप लिखो, साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ आप लिखते जाओ। तो एक हैबिट बच्चे के अंदर आ गई, उसकी इमेजिनेशन बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्रिएटिव राइटिंग के अंदर होता है ग्रामर और वोकैबुलरी का। स्टूडेंट जब अपनी बातें सोचता है, उससे नहीं लिखता, तो उसकी जो ग्रामर है या उसकी वोकैबुलरी है वो महदूद हो जाती है। इसलिए टीचर जो होती है वो बच्चे की हेल्प करती है कि वो जो कुछ सोच रहा है वो लिखे। फिर उसके बाद उसके अंदर वो टीचर चेक करती है ग्रामर और स्टूडेंट को बताती है कि आपने यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर गलत किया या आपकी ये मिस्टेक्स हैं। इसके अलावा टीचर जब ये पूरा सेंटेंस एक बिल्ड करवा देती है स्टूडेंट के अंदर, मतलब उसे करेक्ट करवा लेती है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाती है। वो स्टूडेंट से कहती है कि आप जो चीज़ लिख रहे हो उसे बोलो। जब स्टूडेंट बोलता है तो उसकी जो गलतियाँ होती हैं टीचर उसे पॉइंट आउट करेगी, आराम से उसे डिस्कस करेगी। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वोकैबुलरी उसकी बेहतरीन हो जाएगी, इन्हांस होगी। बच्चा जो मुश्किल अल्फाज से स्ट्रगल कर रहा है, टीचर उससे बताती है एक दफ़ा, जितनी दफ़ा टीचर उसे बताएगी नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि जो बच्चा है जिस बात पे उसे प्रॉब्लम हो रही थी वो उसे इजीली ओवरकम कर लेगा। तो यहाँ पे यही हमें बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक में हमें बताते हैं स्पेलिंग। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइटिंग स्किल्स आप कोई भी 3 लिखते हैं तो फ़ौरन से आपके दिमाग में पहला आना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल। क्रिएटिव के अंदर आप स्टूडेंट को इनकरेज करते हो कि वो कैसे क्रिएटिविटी की तरफ जा सकता है। सेकंड आता है जब वो क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है तो स्पेलिंग मिस्टेक भी होना ज़रूरी है। उससे पहले आपके पास ग्रामर और वोकैबुलरी आ जाती है, आप फ़ौरन से वो लिखते हो। उसके बाद आपके आता है जो थर्ड चीज़ आएगी स्पेलिंग। ग्रामर आपने ठीक कर ली, वोकैबुलरी भी बच्चे की बेहतर हो गई। इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक चीज़ आप साथ साथ ठीक कर रहे हो, वो है स्पेलिंग। बच्चा जब कोई चीज़ लिख रहा होता है तो वो कोई असाइनमेंट, अगर फॉर एग्जांपल टीचर ने एक असाइनमेंट दे दिया है बच्चे को, अब बच्चा जब वो लिख रहा है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही होती हैं। तो टीचर उन स्पेलिंग को ठीक करती है, हाईलाइट करती है, बच्चे को बताती है कि आपने यहाँ पे गलत लिखा था। अब वो जो बताना होता है उससे होता क्या है कि चिल्ड्रन को पता चलता है तो वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। अगर हम एग्जाम्पल लें, क्योंकि हम लोग अब कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर पे होता क्या है, जब आप कोई गलत वर्ड लिखते हो ना, सबसे पहले तो आपके पास होता है अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश होती है और ब्रिटिश इंग्लिश होगी, आप यूज़ कर रहे होते हो। अगर आप गलत वर्ड लिखते हो ना तो फ़ौरन से आपको वो इंडिकेट कर देगा कि ये गलत है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास
अब MS वर्ड में चल रहा है तो मैं स्पेलिंग अगर गलत स्पेलिंग ही की स्पेलिंग में लिख देती हूँ। अब ये देखिए मैंने स्पेलिंग इसके गलत लिखे हैं। अब क्योंकि ये वीडियो बन रही है तो इसकी वजह से थोड़ा ये वर्क स्लो करेगा, अदरवाइज इसके नीचे हमारे पास रेड अंडरलाइन हो जाता है ये फौरन से स्पेलिंग। जब तक हम इसे करेक्ट नहीं करते ये हमारे पास रेड ही रहता है। आप लोग अपने MS वर्ड पे देखिएगा, वहाँ पे आपके पास आ रहा होता है, तो जब आप उसे करेक्ट करोगे तो ही फर्दर आप मूव कर सकोगे। तो ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं ना, ये सारी सारी करेक्ट करना टीचर का काम होता है। अब अभी हम कंप्यूटर, क्योंकि आप लोग का लेवल बड़ा है तो हम लोग इसलिए कंप्यूटर की एग्जांपल दे रहे थे, अदरवाइज यहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीचर जब मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी हो रही होती है तो टीचर का काम होता है उन्हें ठीक करना। तो ये था जी लेक्चर नंबर 6। जल्दी से हम लेक्चर नंबर 7 की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं, हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मल राइटिंग की तरफ। फॉर्मल राइटिंग जो है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें ना, तो हर रीजन के अंदर इसकी डेफिनेशन डिफरेंट मिलेगी। दुनिया के अंदर जितने भी रीजन्स हमें मिलेंगे ना, उनके अंदर फॉर्मल राइटिंग की डेफिनेशन हमारे पास डिफरेंट आती है। एकेडमिक राइटिंग को हम कह सकते हैं कि वो असाइनमेंट्स हो गई, ऐसे हो गए। अब ये जो एकेडमिक राइटिंग है ना, इसे बहुत सारी जगहों पर फॉर्मल राइटिंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एकेडमिक राइटिंग को बहुत सारी जगह पर फॉर्मल राइटिंग कहा जाता है। जो वर्ड्स हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं ना, वो फॉर्मल राइटिंग के अंदर नहीं आते। याद रखें, वर्ड्स इन स्पोकन इंग्लिश में नॉट बी यूज इन फॉर्मल राइटिंग। देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग का हमें बताया गया कि एक पूरा फॉर्मेट होता है जिस पर हम वर्क करते हैं, यानी उसका एक बिगिनिंग होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए, एक एंडिंग होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ना कि असाइनमेंट और ऐसे आपके फॉर्मल राइटिंग के अंदर आते हैं, तो असाइनमेंट और ऐसे दोनों के दरमियान हमारे पास बिगिनिंग भी होता है, टाइटल भी होता है, उनकी एक बेसिक एंडिंग भी होती है। फॉर्मल ग्रीटिंग जिसमें लिखी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल राइटिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग जो है वो ऑपोजिट होता है फॉर्मल राइटिंग का। इसमें हम जो कोर्स प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन का होता है उसे कंसिडर करते हैं इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर। इमेज, मुख्तलिफ जो इमेज होती हैं वो यूजली उन्हें इनफॉर्मली लिखा जाता है, कि यानी कि इस पर विदाउट टाइटल विदाउट नेम लिखी जाती हैं। आप जब ईमेल लिखते हो आप नोट करोगे, आपको दिया तो जाता है ऑप्शन कि आप टाइटल लिखोगे तो वो फॉर्मल राइटिंग हो जाती है, अदरवाइज वो इनफॉर्मल होती है। ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल ही लिखते हैं, वो उसमें टाइटल नहीं दे रहे होते हैं, उसमें नेम नहीं बता रहे होते, डायरेक्ट अपना बात बताते हैं और उसे सेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इनफॉर्मल राइटिंग आ जाती है। अगर उसके टाइटल देंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगा। अब ये जो रिसीवर है वो उस चीज़ को जब रिसीव कर रहा है, यानी उस मेल को अगर वो रिसीव कर रहा है ना, तो वो उस पर महदूद होता है कि वो इसे फॉर्मल कंसिडर करे या इनफॉर्मल करे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हो अपने बॉस को कर रहे हो या अपने पेरेंट्स को टेक्स्ट कर रहे हो, फॉर्मल राइटिंग में आप करोगे। आप उसमें इनफॉर्मल लिखोगे तो सही, लेकिन आप मुख्तलिफ फॉर्मल राइटिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर यूज़ करोगे। डियर फादर कर दोगे, रिस्पेक्टेड बॉस कर दोगे या रिस्पेक्टेड सर कर दोगे, तो ये फॉर्मल राइटिंग के हमारे पास कुछ मतलब चीज़ें हैं जो हम मिक्स कर देते हैं इनफॉर्मल के अंदर। तो ये था जी लेक्चर नंबर 7। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जल्दी से देख लेते हैं लेक्चर नंबर 8 भी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको लेक्चर 10 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। लेक्चर नंबर 8 को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आती तो भी बताइएगा ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूं। लाइक बटन को भी प्रेस किया करें, आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे होते। टॉपिक 30 है आपके पास टाइप ऑफ टेक्स्ट यानी नरेटिव। डिफरेंट टाइप्स होते हैं टेक्स्ट के राइटिंग के अंदर, याद रखें। नैरेटिव राइटिंग जो होती है वो उसके अंदर हम नरेट कर रहे होते हैं, यानी बता रहे होते हैं, स्टोरी बता रहे होते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, नेक्स्ट, फाइनली, एक्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं नैरेटिव राइटिंग के अंदर।
इस राइटिंग के अंदर जो स्टूडेंट क्या करते हैं, एडजेक्टिव को यूज करते हैं ताकि वो एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड बना सकें किसी भी स्टोरी के करेक्टर का। अब ये जो वो वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं ना अपनी स्टोरी को डेवलप करने में, तो इसके अंदर उनकी वोकेबलरी भी बेहतरीन हो रही होती है, यानी कि वोकेबलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो रही होती है। हेल्पिंग वर्ड इन वोकेबलरी कॉलम कैन असिस्ट स्टूडेंट इन बीइंग मोर डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जब आप उन्हें वोकेबलरी कॉलम के अंदर बेहतर से बेहतरीन वर्ड प्रोवाइड करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके सामने नजर आएंगे। अगला टॉपिक आपके पास आता है टाइप ऑफ टेक्स्ट के अंदर आर्गुमेंटेटिव। अब जब हम बात करते हैं डिबेट्स की, डिबेट्स जो होती हैं वो ओरल होती हैं और वो आर्गुमेंट्स उनमें पाए जाते हैं। अब ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं या तो ये लिखे होते हैं या बच्चा जुबानी याद करता है। आर्गुमेंट्स होते क्या है? आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो लोगों के दरमियान होते हैं। ये एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात की जाती है, दोनों साइड पे एक ही पॉइंट को लेके बात की जाती है। एक उसकी पॉजिटिव साइड को बात कर रहा होता है, यानी उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात कर रहा है, एक उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर रहा होगा। यानी एक ही बात की अच्छाई और बुराई दो इंसान जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम उन्हें आर्गुमेंट कहते हैं। ये बात जी यहाँ पे बताई गई। यहाँ थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताई गई थी कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर ना जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं ना आर्गुमेंट के लिए, ये इतनी होता है कि आप उठोगे और मारना शुरू कर दोगे। नहीं, आप एक की बात पूरी सुनोगे, आप उसे कहोगे कि ओके फाइन, इन माय ओपिनियन या आई थिंक, ऐसे आप अल्फाज यूज़ करोगे आर्गुमेंटिव स्टेट के अंदर, और फ्रेज आप आगे अपनी शुरू कर दोगे। यानी आपको पोलाइट फ्रेज यूज़ करनी है। आप लोगों ने देखना है सामने वाला किस फॉर्म में आप में बात कर रहा है या कौन सी सिचुएशन है। अगर अग्रेसिव सिचुएशन है, आप फौरन से अग्रेसिव हो जाओगे तो वो एक बैड आर्गूमेंट्स आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी आर्गूमेंट्स की बात करते हो तो आप पूरी बात सुनो, पोलाइट वे में उसकी बात को जवाब दो। पूरी बात सुनने के बाद आप उसे कहो कि थैंक यू फॉर योर ओपिनियन बट इन माई ओपिनियन या बट आई थिंक, तो आप उसके बाद उसके सामने रखो कि आप इस बात से एग्री नहीं करते। तो एक प्रॉपर वे होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जी बताएं किस तरह प्रॉपर वे है, तो वो उसका प्रॉपर वे का आंसर आपके पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताते हैं कि डायलॉग्स क्या हैं। डायलॉग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर टाइप ऑफ टेक्स्ट में पाई जाती है। इसके अंदर हम नैरेटिव राइटिंग को भी लेके आते हैं। डायलॉग के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ करते हैं ताकि हम क्लैरिफाई कर सके कि एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज़ हो रहा है या स्पीकर क्या बात कर रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे डायलॉग्स, आप लेवल इतना है कि आप लोग कर क्या हो, मैट्रिक में हो गया, सेकेंड ईयर में बहुत हो जाता है, मैट्रिक तक आपको डायलॉग वो लिखवाए जाते हैं। तो आपको पता होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम बात लिखते हैं ही सेड दैट, तो जो कोई उसने बात की ही सेड कॉमा कर दें, दैट जो उसने बात की उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। पूरा पूरा वो डायलॉग होता है आपके सामने। आर्गुमेंटेड टेक्स्ट के अंदर भी जी बहुत सारे डायलॉग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था कि ये जो डायलॉग्स होते हैं ये हर चीज़ में लिए जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट जिसके अंदर हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसके एंड पर हम लोग डैशेस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी सारी स्टेटमेंट हम लोग हमेशा डायलॉग्स में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास आता है डिफाइन कर डायलॉग है क्या, तो आप बताओगे कि ये हर टाइप ऑफ टेक्स्ट में पाया जाता है, हर राइटिंग स्किल्स के अंदर पाया जाता है। डायलॉग हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे जाते हैं। हम डायलॉग में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कर रहे होते हैं, डैशेस यूज़ करते हैं। तो इनफ है, आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में आता है एक्सपोजिशन। हम लोग कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं आर्गुमेंटिव टेक्स्ट के अंदर और एक्सपोजिशन के दरमियान, बट याद रखें इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम एक्सपोजिशन के दरमियान क्या करते हैं कि हम कंट्रास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम दो आइडिया को डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम आर्गुमेंट नहीं कर रहे होते किसी के साथ,
यानी कि हमें एक आइडिया दिया, हम उससे उसी ही आइडिया को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं तो वो एक्सपोजिशन बन जाता है। अगर उसी के अंदर हम किसी बिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्टांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम उस पर उससे लड़ाई शुरू करते हैं या हम बताते हैं कि ओके फाइन, मेरा नज़रिया इस बारे में मुख्तलिफ है, तो वो आपके पास आर्गूमेंट आ जाएगा। लेकिन एक ही आइडिया को दो मुख्तलिफ तरीके से बता देना एक्सपोजिशन कहलाता है। याद रखिएगा इसके डिफरेंस, ये इसका मेजर डिफरेंस है, और ये मेजर डिफरेंस आपको पेपर में काफ़ी सारा आ रहा होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई थी कि सिगरेट जो होते हैं वो लंग कैंसर का बेस्ड बनते हैं, यानी कि सिगरेट काज लंग कैंसर। ये हमारे पास ये एक ओपिनियन आई। टीचर जो है ना वो सेम टॉपिक के अंदर रहते हुए बच्चों को कहती है कि आप सिगरेट के नुकसान मजीद बताएं, तो वो एक्सपोजिशन के दरमियान आ गया कि हर स्टूडेंट ने सिगरेट के मुख्तलिफ नुकसान बताना शुरू कर दिए। ऑन द अदर हैंड अगर कोई स्टूडेंट कहता है देखें जी सिगरेट लंग कैंसर नहीं बनाता, अब ये जो नहीं का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो ये आर्गूमेंट में आ गया, यानी कि वो आर्गूमेंट कर रहा है, वो आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होती है वो बेसिकली स्पीच पे बेस्ड करती है, या आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है, किसी भी लफ्ज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक ट्रांसफ़र की जाती है कि एक्चुअल वर्ड क्या था जो बोला गया था डायरेक्ट स्पीच के अंदर। रिपोर्ट जो स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो ग्रामर का एक हिस्सा होता है जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दो स्पीच की टाइप आपके सामने आए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में एक्चुअल वर्ड स्पोकन के बारे में बात की जाती है, यानी कि एक्चुअल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट के अंदर हम उस स्पीच के कुछ हिस्से यूज़ करते हैं और अपनी वर्डिंग दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है डिस्कशन। डिस्कशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट देख रहे होते हैं जिनके सम फीचर्स होते हैं। मतलब अगर आप कहो कि इसमें हम कन्फ्रंटेशन भी कर रहे होते हैं अपने ओपिनियन की, हम उसके अपोजिट साइड के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट हम दूसरे की भी बात को समझ रहे होते हैं। यानी कि डिस्कशन के अंदर आप अगर कोई बात कर रहे हो तो उसके अच्छे हिस्से भी देखोगे, उसके बुरे हिस्से भी देखोगे, यानी कि आपका जो नज़रिया है आप उस पर भी बात करोगे, और जो सामने वाला है उसके नज़रिए को सुनोगे भी और उससे एग्री भी करोगे डिस्कस करके पूरे उसके प्रूफ के साथ। तो इसमें फ्रेज कैसे यूज़ की जाते हैं जी, वी आर एग्रीड, ये हमारे पास एक ऐसी फ्रेज है जो कि हम डिस्कशन के अंदर यूज़ करते हैं। या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट फ्रेजेस होती हैं लाइक आई हैव बीन टोल्ड, आई थिंक माई ओपिनियन शुड बी एडेड। तो ये कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट फ्रेजेस होती हैं जो काफ़ी असर रखती हैं और सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। आप सामने वाले का मतलब उसके अकीदे को फ़ौरन से बदल नहीं सकते हो, उसके ओपिनियन को आप बदल नहीं सकते हो एकदम से, आप जाके बैठो अब उस पर डिस्कस करना शुरू कर दो, नहीं। आप उससे बात करोगे वो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन जैसे आप एक सिग्निफिकेंट फ्रेज को यूज़ करना शुरू करोगे ना कि मुझे ये बात बताई गई थी, यानी कि आप लचक दिखा रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक कुछ इस तरह है। इसी तरह आप कह सकते हो कि आई थिंक माई ओपिनियन शुड बी एडिड, यानी कि आपको मेरे ओपिनियन पर भी सोचना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे लैंग्वेज मार्क होते हैं जो कि आपको डिस्कशन टेक्स्ट के अंदर लिखने चाहिए, एक आपके पास फॉर्मल टेक्स्ट बन जाता है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।